नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते व्यवस्थाएं अभी भी पटरी पर नहीं आई है और ये जल्द सुधरने वाली भी नहीं है। दरअसल सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली है। फिलहाल कर्ज पर कर्ज लेकर किसी तरह सब कुछ पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है, जिसमें सरकार को कुछ सफलता भी हाथ लगी है। लेकिन इन सब के बीच महंगाई की मार से जनता बेहाल है। लोग चाहते हैं कि उन्हें बेतहाशा महंगाई की मार से जल्द राहत मिले, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश हो गया है, जिसमें जनता को न तो कुछ दिया जाएगा और न ही जनता से कुछ लिया जाएगा। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को कुछ कम कर महंगाई को काबू करने की ओर कदम बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने न तो टैक्स घटाया और न ही बढ़ाया। हाँ, हर वर्ग के साथ तमाम क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने अपने बजट में कोशिश जरूर की है। हालांकि विपक्ष को शिवराज सरकार का ये बजट मामूली लग रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुताबिक ये बजट झूठ का पुलिंदा, दिशाहीन, निराशाजनक और सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है। लेकिन सत्ता पक्ष इस बात को खारिज करते हुए बजट 2021 को पूरी तरह से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वाला बजट बता रहा है। बहरहाल शिवराज सरकार का बजट कैसा है, किसे क्या मिला, क्या अब रोजगार में तेजी से बढ़ोतरी होगी, आर्थिक संकट से पार पाकर सीएम शिवराज किस तरह प्रदेश के विकास को रफ्तार देगी, इस पर विस्तार से बात होगी जनता मांगे जवाब में। आज के मुद्दे बदलाव वाला बजट। तो शिवराज सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश का बजट पेश कर दिया है। इस बार 2,41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश हुआ है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई और किसानों पर खास फोकस किया गया है। इसके साथ ही सोलर एनर्जी को भी बढ़ावा देने की बात बजट में कही गई है, जबकि इंदौर और भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 260 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसे विपक्ष अपर्याप्त बता रहा है। दूसरी ओर जानकारों का कहना है कि यह बजट ऐसा है जिसमें न तो जनता से कुछ लिया गया और न ही दिया गया। खैर, ये बजट वाकई में कैसा है, इससे किसका कितना भला होगा, प्रदेश की तस्वीर बदलेगी या नहीं, इसे लेकर हम अपने खास पैनल से चर्चा करें। उसके पहले मध्य प्रदेश के बजट से जुड़ी एक रिपोर्ट देखें। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए शिवराज सरकार का बजट पेश। हमें एहसास है कि यह कार्य जटिल है, परंतु मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। हम सफल होंगे क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। कोरोना के चलते गड़बड़ाई व्यवस्थाएं और खाली खजाने की वजह से बेतहाशा बड़े आर्थिक संकट के बावजूद मध्य प्रदेश के बजट 2021 का आकार ठीक ठाक है। वित्त मंत्री ने प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कुल 2,41,375 करोड़ का बजट पेश किया। शिवराज सरकार का यह बजट पेपरलेस रहा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में हार्ड कॉपी की जगह टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा। बजट में किसानों, युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में कई योजनाओं की घोषणा हुई। नए दशक में पेश हुए एमपी के पहले आम बजट की अहम बात यह है कि जनता पर किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं लगा है। बजट में 2,17,123 करोड़ के शुद्ध व्यय का अनुमान है। चलिए बजट से जुड़ी जो बड़ी बातें हैं उन्हें ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश हुए बजट में वित्त मंत्री ने कृषि को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए किसानों को 0% पर ब्याज देने के लिए 1,000 करोड़ का ऋण आवंटित किया है। साथ ही कहा है कि बंजर और बेकार जमीन को उर्वरक बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी बताया है कि चना मसूर की खरीद के लिए भुगतान किया गया है। इस बजट में प्रदेश के अंदर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी स्थापित करने की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर जोर रहेगा। वहीं पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले 6,000 रुपए में
राज्य सरकार अपनी तरफ से 4,000 रुपए जोड़कर किसानों को 10,000 रुपए सालाना देगी। बजट में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को फिर से शुरू किए जाने का भी ऐलान हुआ है, जबकि ग्रामीण जल जीवन मिशन के अंतर्गत 5,000 करोड़ की लागत से 9,800 योजनाएं भी स्वीकृत की गयी। इसके साथ ही सीएम राज योजना के तहत 9,200 सर्व सुविधायुक्त स्कूलों की स्थापना की जाएगी। अपने बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा को सुलभ और गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए शासकीय महाविद्यालयों के विकास के लिए 889 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए परिवहन की व्यवस्था हेतु पायलट प्रोजेक्ट का संचालन होगा। वित्त मंत्री ने सदन में यह ऐलान भी किया है कि स्कूलों में एक साल के अंदर 24,200 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सरकार ने स्कूलों के लिए कुल 1,500 करोड़ का बजट रखा है। वहीं ऊर्जा विभाग को 5,728 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कहा कि भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए 262 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हर जिले में महिला थाना खुलेगा। नर्सिंग की सीटें बढ़ाकर 320 की जाएंगी। एमबीबीएस की सीटें 2022-23 तक 3250 होंगी। प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इंदौर, भोपाल समेत अन्य जिले में 3 कैंसर अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। गैस पीड़ितों को सरकार स्वयं पेंशन उपलब्ध कराएगी। तो वहीं जल संसाधन के लिए 6,432 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि प्रदेश में 2,441 नई सड़कें बनाई जाएंगी। 105 आरओबी बनेंगे। सरकार ने पीडब्ल्यूडी के लिए कुल 7,341 करोड़ की व्यवस्था की है, जबकि नर्मदा घाटी के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। गांव और शहरों को घर घर नल से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से बजट 3.5 गुना बढ़ा दिया गया है। सरकार इस पर 5,962 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोरोना काल के बावजूद रिकॉर्ड धान खरीदी हुई। वहीं नए वित्तीय वर्ष में सरकार का लक्ष्य 33 लाख नल कनेक्शन देने का है। शिवराज सरकार का कोरोना काल में जो बजट पेश हुआ, उसमें हर वर्ग और तमाम क्षेत्रों को सरकार ने कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। खैर, अब देखना है कि 2,41,000 करोड़ से ज्यादा के बजट में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। बजट कर रहा है, नित्य हूं, निरंतर हूं, निराकार में साकार हूं, धर्म हूं, कर्म हूं, विकास का आधार हूं, जीवन उमंग का तान हूं, सर्वहारा का ध्यान हूं, शक्तिपति शक्तिमान हूं, सपनों का संसार हूं, युक्ति युक्त नियोजन का विचार हूं, राजकोष की पहचान हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट पेश हुआ है, उसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने क्या टिप्पणी करी। चलिए इसको भी देखें। ये मध्य प्रदेश को तेज गति से आत्मनिर्भरता की तरफ ये बजट ले जाएगा। इस साल जो हमने बजट प्रावधान बढ़ाया वो लगभग 22% बढ़ाया है। हमने पर्याप्त प्रावधान रखा हुआ है जिससे हम ठीक ढंग से विकास कर सकें। पेट्रोल, डीजल, गैस, अब तो खाने का तेल, रसोई का तेल भी गया, उसके भाव भी बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं कहा, कह देते कि हम वैट इतना कम कर देंगे। ये बजट केवल आंकड़ों का खेल है। आत्मनिर्भर, 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 ये एक नया स्लोगन बन गया है। इस स्लोगन में सब कुछ फिट हो जाता है। ये आत्मनिर्भर प्रदेश की बात कर रहे हैं या आत्मनिर्भर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का जो बजट पेश हुआ है उससे कितना बदलाव होगा, चलिए इस पर अब चर्चा शुरू करते हैं, जिसके हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी विधायक हैं सूबेदार सिंह राजौरा जी। राजौरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना जी हैं। सक्सेना जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ 2 अर्थशास्त्री से जुड़े हैं, अभिषेक मोदी जी और सुमित शास्त्री जी, आप दोनों के साथ हैं। इसके अलावा विशेष टिप्पणी के हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के के अग्निहोत्री जी, आपका भी स्वागत है। राजौरा जी, आपसे ही सवाल है, इस बजट को विपक्ष बता रहा है दिशाहीन, और कमलनाथ जी की अभी आपने टिप्पणी सुनी होगी, उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर वो नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, पार्टी के नेता होंगे। खैर, इन सब के बीच हम लोगों को सबको एक उम्मीद थी कि हो सकता है जिस तरह से रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसमें कुछ वैट कम करेंगे। फिर भी आपकी टिप्पणी क्या है इस बजट को लेकर? देखो, जो 21-22 का जो बजट आया है ना जी,
इसमें मैं ये कह सकता हूं कि इसमें सर्वहारा जी के लिए सर्व सुविधा देने का काम किया है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सिंचाई हो, जी हर मामले में, जी हर मामले में ये बजट सभी को सहयोग करने वाला बजट है। मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में 15 महीने में जी जो गरीबों की, किसानों की जो योजनाएं थी, जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संबल योजना गरीबों के लिए बनाई थी, लेकिन उसको 15 महीने में अब इसको खत्म कर दिया। आज फिर से संबल योजना चालू की गई है। शिक्षा के लिए बेहतर प्रयास इस बजट में किए गए हैं। हमारी सरकार ने ये प्रावधान किया है कि हर 15 किलोमीटर पर जी एक अच्छा स्कूल होगा, वो सर्व सुविधा युक्त होगा। और इतना ही नहीं कि केवल स्कूल खुलेंगे। 15 महीने कांग्रेस रही, इन्होंने तो सोचा भी नहीं। अब नौकरी नौकरी कहते हैं, लेकिन हम इस बजट में इतनी तरक्की के बावजूद भी जी जो हिम्मत की है सरकार ने, 24,220 शिक्षकों की भर्ती करने का जो वर्त में प्रावधान किया है, मैं ये समझ सकता हूं कि ये बड़ा हौसले का काम है। कोरोना काल से पूरी तरह से प्रदेश डगमगाया था, सभी टैक्स में कमी आ गई थी, उद्योग धंधे बंद हो गए थे, काफी लोग बेरोजगार हो गए थे। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश को संभाले रखा और संभालने के बाद आज बजट आया है, तो मैं ऐसा कौन सा विषय है, ऐसा कृषि है या शिक्षा है या स्वास्थ्य है या सड़क है या पानी की व्यवस्था हो, हर मायने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हर मायने में नया प्रावधान बजट में किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। 2-3 बातें हैं। एक तो आपने कहा कि हर क्षेत्र के लिए उन्होंने बढ़िया काम किया, बढ़िया बजट आवंटित किया। मैं मान सकता हूं, क्योंकि एक सीमा होती है कि आपके पास बजट जितना है उसी में सबको खुश करना। किसानों के मामले में आपने बात कही कि हमने जो बजट पूरा हमने पढ़ा, उसमें है कि आपने ज्यादा से ज्यादा उसको हाईलाइट करने का प्रयास किया है कि हम फसल बीमा योजना के तहत मैंने इतने हजार करोड़, इतने करोड़ हमने किसानों को दिए और आगे भी देंगे। इसी तरह 0% ब्याज में 1000 करोड़ कृषकों के लिए आवंटित किया है। क्या कितने पर्याप्त है? उधर वो किसानों की कर्ज माफी कर रहे थे, आपने फसल बीमा जो उनका हक है उसको दे करके आप इस बजट में अपने आप को बता रहे हैं कि किसानों के हित में हमने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। असल में इन्होंने तो किसानों के लिए एक अपनी सरकार बनाने के लिए एक 2 लाख रुपए की झूठी घोषणा करके, जब आपके पास संसाधन नहीं है, आपको खजाना दिख रहा है, आप 2 लाख रुपए का कर्ज कैसे हर व्यक्ति का माफ करेंगे? और कम से कम 56,000 के लगभग किसानों का कर्जा था, तो आप केवल 7-8 हजार करोड़ रुपए किसानों को दे सके, क्योंकि आज से ज्यादा दे ही नहीं सकते। लगभग 40,000, 35 से 40,000 करोड़ की व्यवस्था चाहिए थी और दिया था इन्होंने 6,000 करोड़ बांट दिया। मामूली ऊंट के मुंह में जीरा, वो तो सरकार बनाने का प्रयास था। आपने गिरा दी, नहीं तो आगे भी बांटते वो। नहीं, आगे बांटने कोई था ही नहीं। झूठे प्रमाण पत्र लेकर तभी तो इनको हटाया जनता ने जी, तभी तो इन्होंने जनता ने हटाया कि आप लोगों ने हटा दिया? नहीं, जनता ने हटाया। जनप्रतिनिधि अगर हम ही ने हटाया होता केवल जी, तो दोबारा से जो उपचुनाव हुआ उसमें जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी आमद दी है, तो आप ये मान सकते हैं कि जनता ने हटाया है। चलिए विनय जी, आप क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर के? हालांकि जितने सीमित जो पैसा है, कोरोना काल में उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है एक तो उसमें सेस लगा दिया जाए, वेट टैक्स कहीं बढ़ा दिया जाए, और ये भी था कि पेट्रोल डीजल में हो सकता है वेट टैक्स कम कर दिया। ना हमने दिया ना लिया, कोई अतिरिक्त टैक्स जनता पे नहीं लगा रहे। विनय जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आज का ये बजट पेश हुआ है, ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगिरी के आधार पे है। तथ्यहीन बजट है, दिशाहीन बजट है जी। और मध्य प्रदेश की जो दुर्दशा भाजपा के शासनकाल में हुई है, उसका जीता जागता एक ज्वलंत उदाहरण भी है।
ये बातें कितनी भी कर लें, खुद इनके देवड़ा जी ने आज कहा कि हमको खाली खजाना मिला। पिछले बार जब कांग्रेस सरकार मिली थी तो इनके मलैया साहब कहते थे खाली खजाना मिला, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि खाली खजाना कभी था ही नहीं जी। मतलब वास्तविकता से परे है इनका बजट, और वही इनकी बातें भी वास्तविकता से हमेशा परे रही हैं। शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मैं रोतेला मुख्यमंत्री नहीं हूं, तो फिर पिछले 1-1.5 साल से पूरे नगर निगमों में सड़कों में गड्ढे क्यों नहीं भरे जा रहे, लाइटें नहीं बदली जा रही, और जो अधिकारी से बोलो साहब काम क्यों नहीं हो रहा, तो वो साफ कहता था, उन्होंने कह दिया आत्मनिर्भर बनो। अब एक बड़ा आत्मनिर्भर का एक नया नारा आ गया। इसके पहले स्वर्णिम मध्य प्रदेश था। स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने या आत्मनिर्भर बने, बात तो एक ही है कि अच्छा मध्य प्रदेश बने जी। लेकिन नए नए नारे गढ़ना और उन नारों के आधार पर साल 2 साल निकाल लेना, फिर एक नई योजना लेके आ जाना। चाहे इनकी स्मार्ट योजना हो, सब टाइटा फिस्ट हैं। आप देख लीजिए शहर के हालात बुरे हैं। नल जल योजना की बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं कि हम लोग घर घर तक नल पहुंचा देंगे। 5,962 करोड़ आवंटित किया है। मैं आपसे सुनिए तो नल जल योजना में नल लगा रहे हैं और विद्युत मंडल उसके कनेक्शन काट देती, तो वहां पे नल जल योजना ठप हो जाती। मतलब सरकार के एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डालते हैं और अपने गाल थपथपाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं कि साहब बहुत बड़े बड़े हम लोग काम करने वाले हैं। अभी भी मध्य प्रदेश के शिक्षा जो पूरे स्कूल हैं उनमें 70,000 शिक्षकों की कमी है, जिनके इंटरव्यू हो गए, सिर्फ उनको दे के नौकरी देना है, लेकिन नौकरी देने में ये सरकार ने अपने कदम वापस खींच दिए हैं। अब कहते हैं 24,000 नौकरी देंगे। जो 60-70,000 के इंटरव्यू ले चुके, उनका एग्जाम हो चुका, उनको सिलेक्शन के बाद सिर्फ आपको नियुक्ति पत्र देना, वो तो आप दे नहीं रहे। अब आप कह रहे हैं नए 24,000 लोगों को, शिक्षकों को बता देंगे। पुराने जो स्कूल है उनमें आज तक फर्नीचर नहीं है। इनके बजट ही में आप देख लीजिए लिखा हुआ है कि हम फर्नीचर व्यवस्था करें, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। दूसरी तरफ आप जो आपके अच्छे स्कूल हैं उनको आप प्राइवेट संस्थाओं को देने जा रहे हैं। इस तरह की नई नई योजनाएं लेके आते हैं और हर बार जनता को कोई ना कोई गुमराह करने का काम करते हैं। अभी आपने एक चीज और देख रहे हैं, कोरोना में कह रहे हैं साहब बहुत अच्छा काम हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर मैंने तो खुला पत्र लिखा था, अखबारों में तक में विज्ञापन के तौर पर दिया था मुख्यमंत्री जी को। क्या आपके मध्य प्रदेश में 2 ही शहर है, इंदौर और भोपाल? आप देखिए कोरोना काल में चिरायू में निःशुल्क अस्पताल में इलाज हुआ। 724 करोड़ रुपए कोरोना के नाम पे सरकार ने खर्च कर दिए। 120 करोड़ तो अस्पतालों को दे दिए, तो बाकी राशि गई कहां? खुद सरकार मान रही है कि इनके द्वारा जो सैनिटाइजेशन किया गया उसमें घपले हुए। इनके द्वारा जो नगर निगमों में हाइड्रोक्लोराइड को जो हमारा जो दिया गया जो उसके लिए संक्रमण रोकने के लिए, उसमें घपले सामने आ रहे हैं कि 16,000 रुपए लीटर खरीद लिया गया। ये सरकार हर जगह अपनी व्यवस्था करती है, भाजपा को आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है। आप इनके कार्यालय देख लें, मध्य प्रदेश का विकास हुआ हो या ना हुआ हो, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हर शहर में चमचमाते 5 स्टार संस्कृति के जी आपके वो बन गए कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के। एक और बात कर रहे हैं खेलों के नाम पे, मैं कह रहा हूं खेलों में क्या दिया इनने? आपने क्यों नहीं बना लिया? नहीं, हमारा कहना हम लोग जनता के पेट के ऊपर पांव रख के कुछ भी नहीं बनाते, चाहे कितने भी आरोप लगा ले। हम लोग के बारे में 70 साल रोते रहते हैं। ये 70 साल में जो देश आज खड़ा हुआ है, जो संपत्तियां कांग्रेस के शासनकाल में बनी, अब तो आप देखिए मध्य प्रदेश में एक नया एक विभाग बना दिया गया है, जिसपे आप पेपरों में रोज अखबारों में विज्ञापन देख लीजिए कि 4 नई संपत्तियां जो 70 साल में कांग्रेस शासनकाल में बनी थी, वो संपत्ति बेच रहे हैं। एक तरफ आप सरकार लोन पे लोन लिए जा रही है, दूसरी तरफ संपत्तियां बेच रही है, तो आखिर में सरकार की खुद का क्या बचेगा? थोड़े दिन बाद ये हालत आ जाएगी कि सेज बना दिया जाएगा पूरा मध्य प्रदेश, और अंबानी और अडानी को कहा जाएगा कि मध्य प्रदेश आके सेज को हमने घोषित कर दिया कि आप इसको इंडस्ट्री युक्त बना दो। कि इन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स कुछ भी नहीं लगाया। नहीं, एक्स्ट्रा कैसे? आप ये देखिए, पहले आप इतना लगा देते हो, बिगर बजट आए आप टैक्स बढ़ा देते हो, और बजट में आप कुछ नहीं बढ़ाते। यही हाल केंद्र सरकार का है, यही हाल इनका है। एक तरफ जीएसटी आप बजट में कहां लेके आए, अलग से एक योजना लेके आप जीएसटी लेके आते हो, रात में जश्न मनाते हो 12 बजे, जैसे कि स्वतंत्र में हो गया हिंदुस्तान। स्वतंत्रता के समय जो जश्न नहीं मनाया गया लोकसभा में, वैसा जश्न आप मनाते हो। एक देश एक टैक्स की बात करती थी सरकार, आप सबको याद है। हर चीज में 1 नेशन 1 चीज बात करते है ना। अभी एक और एक नया आ गया, नए हर जिले में हर जिला, और वही की आप एक इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 1 नेशन 1 टैक्स जो इनकी योजना थी जीएसटी की, उससे शराब को, डीजल को, पेट्रोल को, मतलब कुल मिला के सरकार की पूरी जो मानसिकता है वो व्यापारी है, बड़ा व्यापारी जैसा काम करता है। जहां हम जो वसूल सकते हैं गला दबा के वसूल लेंगे, और जहां पे हमको अपनी शराब को इसलिए छूट दे रखी है क्योंकि राज्य की भी अपनी कुछ इनकम होनी चाहिए ना। राज्य की इनकम होने तो जीएसटी की जब योजना आपने बनाई थी तो उसमें राज्य सरकार को पैसा देने की आपकी घोषणा तो थी, लेकिन अब एक और एक नया तरीका चालू कर दिया है। आज जो हालात राज्यों की खराब है, उसका सबसे बड़ा, मैंने तो अभी जिस दिन राज्यपाल अभिभाषण में अपना भाषण दिया तो मुख्यमंत्री से कहा था कि आप तो जहां जाते हो घोषणा करने लगते हो।
लेकिन आपकी मजबूरी ये है कि केंद्र सरकार के सामने आप आंख दिखा के अपनी बात नहीं रख पाते, और आपको केंद्र सरकार कहती है कि हमने आपको जीएसटी के बदले हम आपको लोन देते हैं। कागजों में ये बात है, देवड़ा जी खुद स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप हमारे जीएसटी के पैसे देने को आप एहसान बता रहे हो, उसको आप लोन में कन्वर्ट कर रहे हो और कहते ब्याज दो। इसी बात का झगड़ा राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार के बीच चल रहा है। लेकिन शिवराज सिंह जी से मैंने कहा था, अगर आप चाहें तो एक कांग्रेस पूरा का पूरा विधायक दल आपके साथ साइकिल पे चलने तैयार है, भोपाल से दिल्ली तक चलिए अगर हिम्मत हो इस सरकार के खिलाफ। लेकिन ये मत कहिए कि प्रदेश में, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, मैंने उस दिन भी कहा उनसे, आप कहते हो आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, क्या बगैर लोन लिए आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा या मध्य प्रदेश बन जाएगा? पूरा आपका जो ढांचा है, जो आपके पांव है, वो ऋण के आधार पर खड़े। हर जगह आप ऋण मांगते घूम रहे हो, प्राइवेट में अलग ऋण ले रहे हो, आप आरबीआई से अलग ऋण ले रहे हो, केंद्र सरकार से अलग ऋण ले रहे हो। आपने भी ऋण लिया है? नहीं तो जो हालात छोड़ के गए थे, हालात सुधारने में समय लगता है। एक बात इन्होंने कृषि की कही, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक बात होती सरकार की नीयत की और एक होती नीति की। कि नीति की स्थिति में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी, लेकिन हमारी नीयत साफ थी। 50,000 शुरुआत के तौर पे, फिर 1 लाख रुपए तक के ऋण माफ करने की शुरुआत कर दी गई थी। और खुद इन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया, और ऑन द रिकॉर्ड विधानसभा का रिकॉर्ड कहता है कि इन्होंने स्वीकार किया कि इतने 1000 करोड़ रुपए की योजना और इतने लोगों को, किसानों को माफ। अगर मैं 10 दिन में कहा था, इसलिए सब मेरा कहना है सरकार बोल रहे थे मैं 5 साल में करूंगा। तो देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार जब भी कोई बात कहती कि हमने 10 दिन में शुरुआत कर दी, शुरुआत तो 24 घंटे के अंदर कर दी थी, लेकिन नीयत साफ थी। कमलनाथ जी ने, कोई भी उनकी नीयत में कोई संदेह नहीं था। उन्होंने ये भी कहा था पेट्रोल डीजल में अगले साल तक, उन्होंने जब हम लोग कैबिनेट की मीटिंग, जब कांग्रेस की कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो उन्होंने ये भी कहा था अगले साल हम पेट्रोल और डीजल में 5 रुपए कम करेंगे। लेकिन उसके पहले सरकार गिरा दी गई। ये कितना भी कह ले कि जनता ने सरकार बनाई है, किसने कहा था कि सरकार के विधायकों को आप खरीद लो? विधायक खरीदने के लिए पैसा है, शहरों के विकास के लिए पैसा नहीं। मेट्रो विधायक आपके चले गए, आपने ऐसा है, कैसे चले गए? आप देखिए, इस देश में अगर कानून व्यवस्था है तो बेंगलोर में क्यों नहीं कांग्रेस के लोगों को मिलने दिया गया? कितनी गुंडागर्दी हुई, इस पूरे देश ने देखा है। मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता। सरकार खरीदने और पलटने का जो काम इस समय देश में चल रहा है, वो कोई मध्य प्रदेश अकेला नहीं है। कोई भी ऐसा हिंदुस्तान का स्टेट नहीं है जहां पे ये धंधा नहीं चल रहा हो भाजपा का। बजट पे आ जाए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर भारत मध्य प्रदेश बनाने की शिवराज सिंह जी ने बात करी। आप ऐसी 10 योजना बता दी जिसके तहत वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं, ऐसी कोई योजना का उल्लेख जगदीश देवड़ा साहब ने इस बजट में किया हो कि हम इस तरह से 10 संसाधन हमने जुटाए हैं जिससे हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। एक और मैं आपसे, एक और बहुत ग्राम स्टे, इसके तहत आप ऐसा है साहब, ऐसा है, पर्यटन को कितना पैसा दे दिया, कितने नए पर्यटन जो पुराने स्थल है, भेड़ाघाट जबलपुर में विश्व स्तरीय भेड़ाघाट है। अमरकंटक को 30 करोड़ रुपए दिया, वो भी प्रधानमंत्री योजना के तहत दिया है। तो अब अन्य शहरों को कहा इनने अलग से राशि दी है। दूसरा मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बातें करना अगर कोई आदमी सीखना हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना सीखना हो, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं और अच्छे अच्छे सपने दिखाना सीखना हो, मुंगेरी लाल के सपने देखना हो या दिखाना हो, तो माननीय शिवराज सिंह का से का कोई तोड़ नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने से किसने रोका था? 15 साल भी तो आप थे और 1 साल भी आप हो। कोरोना पंचवर्षीय में अलग अलग नारा, वो नारे बार बार बदले जाते हैं। और जो आप ये कहते हो हमने ना कुछ लिया ना दिया, मैं बोलना चाहता हूं, जो पेट्रोल डीजल में आप जो टैक्स वसूल रहे, 70% टैक्स वसूला जा रहा सरकार के द्वारा, तो ये ले नहीं रहे हो क्या? हाँ, आप जनता से ले सब रहे हो, देने के नाम पे आपके पास कुछ नहीं है। मैं तो उल्टी बात कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही नहीं कि ना लिया ना दिया। ले तो आप वसूल रहे हो, मध्यम वर्ग की तो आपने कमर तोड़ दी, अल्प आय वर्ग की कमर तोड़ दी। आप अब उसका जवाब क्या देते हैं? हम बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। तो ये बात घोषणा कर दे माननीय मुख्यमंत्री जी कि जितने भी हम निम्न आय वर्ग के लोगों को योजनाएं दे रहे हैं, मैं शिवराज सिंह जी नहीं दे रहा हूं, ये प्रदेश की मध्यम वर्गीय जनता को इसके लिए मैं एहसान मानता हूं कि उनके जेब काट के और उनका पेट काट के, उनके बच्चों के दूध का निवाला छीन के मैं देश के और हमारे प्रदेश के निम्न आय वर्ग के लोगों को योजनाएं दे रहा हूं। फिर उसका श्रेय क्यों लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? इस बात का भाजपा क्यों श्रेय लेना चाहती? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बस थोड़ा संक्षेप में जी, मैं मेट्रो की बात करना चाहता हूँ। 260 करोड़ अपर्याप्त है। अपर्याप्त तो छोड़िए, मध्य प्रदेश में क्या सिर्फ इंदौर और भोपाल, ये 2 ही शहरों में सब योजनाएं आएंगी? जबलपुर में क्यों नहीं आएगी? ग्वालियर में क्यों नहीं आएगी? सागर में क्यों नहीं आएगी? मेट्रो के बारे में अगर इनकी विजन बड़ा होता, सोच बड़ी होती, आत्मनिर्भर बड़ा होता सोच, तो ये एक साथ सब जगह मेट्रो लाने की बात करते, इनमें हिम्मत हो। फिर अगर एक तरफ क्यों कहते हैं कि मैं रोतेला मुख्यमंत्री नहीं? कोरोना काल में जबलपुर जैसे बड़े शहरों में, भोपाल इंदौर को छोड़ दिया जाए तो इंजेक्शन खरीदने में व्यक्ति का बजट आउट हो गया। जो इंजेक्शन लग रहे थे, सीटी स्कैन 5,000 रुपए की राशि से हो रहा था, और जो इंजेक्शन रेमडेसिविर के लग रहे थे वो 5500 का एक इंजेक्शन बिका, 35-40 हजार रुपए लगे।
और ये कहते हैं हमने कोरोना काल में आम जनता की बड़ी सेवा ये करी। इंजेक्शन रेमडेसिविर यहाँ के चिकित्सकों ने, डॉक्टरों ने, जो कोरोना वायरस कहे जाते थे, उन्होंने भी खरीदा है। मैं आपसे कहना आपने चाहता कहा हूं तो कि कोरोना लोग काल छोड़ में रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कोरोना काल में सरकार ने जनता की क्या मदद की? सिर्फ चिरायु, जिसका इन्वॉल्वमेंट सरकार के साथ कितना है, व्यापक घोटाले में जो लोग शामिल थे उनके अस्पतालों भर को विशेष रूप से निःशुल्क इलाज कराया गया। जेके और हॉस्पिटल नहीं था सर, मेरा अस्पताल तो वही थे, नहीं, चिरायु जेके था, हॉस्पिटल। चिरायु था, जेके हॉस्पिटल भी था, आरडी गार्गी था, हाँ, अमलतास, मेडास, ये जितने अस्पताल है, क्या पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर ही मध्य प्रदेश में आता? बाकी जो प्रदेश की जनता है, 7.5 करोड़ जनता में से अगर आपने 50 लाख लोगों का इलाज, 2 शहरों का इलाज का व्यवस्था करी, तो आप पूरे अपने गाल क्यों थपथपा रहे हो, अपनी पीठ थपथपा क्यों रहे हो? चलिए। ये मैं पूछना चाहता हूँ। जी, एक हमारे साथ शास्त्री हैं, सुनील शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, इस बजट को किस रूप में देखते हैं? पहली बार मैं, हालांकि भले नारियल का भूरा, खली, चूनी या इस तरह की अगरबत्ती, इस तरह की चीजें सस्ती होती देखी है मैंने, लंबे समय से मैंने कवर करते रहे हैं कि सस्ता क्या हुआ, महंगा रबड़, चप्पल की रबड़, इस तरह की चीजें सस्ती हम लास्ट में देखते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं सस्ता, लेकिन महंगा भी कोई लग्जरियस सामान में तंबाकू है, सिगरेट है, अन्य है, शराब, इनमें अतिरिक्त टैक्स लगते देखा है, लग्जरी वाली जो भी आइटम है। इस बार ऐसा कुछ नहीं देखा। अब आपको क्या लगता है, पूरी तरह से कोरोना से पीड़ित है ये बजट क्या, सुमित जी? नहीं सर, मेरी नजर में ये बजट पार्ट 1 है अभी जी इसके बहुत सारे पार्ट्स आगे आएंगे, जी, जैसे है ना। अभी आपने जो प्रावधान देख रहे हैं बहुत सारे सेक्टर्स में, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे किसानों के लिए हो, उद्योगों के लिए जो भी योजनाएं हैं, आज की तारीख में जो लोकल टैक्सेस से गवर्नमेंट को इनकम हो रही है, उस इनकम से तो ये सारी चीजें पॉसिबल है नहीं जी। अब संसद में खड़े होके टैक्स ना बढ़ाया तो वो घोषणा हो गई कि बजट में कुछ बढ़ा नहीं है, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे ये सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए आज नहीं, कल, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद नोटिफिकेशन आएंगे। एक दिन हम सुबह उठेंगे और पेट्रोल फिर 101 रुपए की जगह 105 रुपए हो जाएगा। रसोई गैस पिछले 15 दिनों में ही हम देख ही रहे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। वो कोई बजट थोड़ी ना, धीरे धीरे तगड़ा बढ़ रहा है, 25-25 रुपए। उसके लिए इस तरह की सब कीमतें बढ़ाने के लिए कोई संसद से बजट की घोषणा की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने बढ़िया करा काम कि भाई अभी तो कुछ मत बोलो, तो कम से कम बजट तो अच्छा दिखेगा जी। लेकिन हर आदमी ये समझता है जब आपने खर्चे के लिए प्रावधान किए हैं तो उसके लिए इनकम भी कहीं ना कहीं से सोर्स करनी पड़ेगी। इसमें आपको क्या लग रहा है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें खर्चे घोषणा तो कर दी है, लेकिन उसके लिए बजट कहां से आएगा इसका उल्लेख नहीं है। हाँ, कहां से आएगा भाई? जो एग्जिस्टिंग इनकम जो है, सोर्सेज हैं, उसके लिए तो ऑलरेडी हम सारी जगह पे वो योजनाएं चल रही हैं। नई योजनाओं के लिए तो नया पैसा चाहिए होगा। नया पैसा कहां से आएगा? सरकार के पास तो टैक्सेस के थ्रू पैसा आना है, और कोई तो इनकम सोर्सेज है नहीं। तो इनकम सोर्सेज नहीं है, वो बढ़ने के लिए टैक्सेस आज नहीं थोड़े दिन बाद बढ़ेंगे। जो महंगाई पे जहां थोड़ा बहुत नियंत्रण लगाने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए थे, वो महंगाई के लिए तो कोई खास कदम इसमें बजट में दिखता नहीं है। अब टैक्सेस तो वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये बात तो तय है। मतलब दोनों साइड्स को बराबर करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक्सपेंसेस आप उल्लेख करेंगे, इनकम के बारे में बात नहीं करेंगे, तो इनकम कहीं से तो आएगी। अब वो बिना बताए आएगी, तो ऐसे करके आप देखिएगा कि ये बजट पार्ट 1 है, बजट पार्ट 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, पर वो चुपचाप आएगा, उसकी चर्चा हम लोग शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो धीरे से आएगा। किन चीजों पे आएगा आपको क्या लगता है? खाद्य सामग्रियों पे भी आएगा क्या? सभी चीजों पे आएगा सर। जब लोकल टैक्सेस बढ़ेंगे, लोकल कंप्लायंसेस बढ़ेंगे, तो वो तो सारी चीजों पे आएगा। और सिर्फ 2 चीजों के दाम बढ़ा के तो हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। डीजल पेट्रोल से, ट्रांसपोर्टेशन से तो हर चीज लिंक्ड है। जहां ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा बढ़ेगा वहां पे हर एक चीज, आप कोई भी चीज का नाम ले लीजिए, चाहे वो उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल का हो, चाहे आम आदमी के लिए थाली में आने वाला अन्न हो, चाहे वो रसोई गैस हो, डेली एक्सपेंसेस हो, सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन के कारण बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। मोदी जी, आपने भी इसको देखा है, पढ़ा है, क्या लग रहा है? जैसे कि शास्त्री जी बोल रहे हैं सब में टैक्स बढ़ जाएगा क्या? हमें तो लगता है कुछ बढ़ेगा। मैं आपको और इलॉबरेट कर देता हूँ आधार का। जी, हमने सिर्फ एक पार्ट देखा है सर। एक पार्ट का मतलब हमने सिर्फ माइक्रो पार्ट देखा है कि आज हमने टैक्स नहीं लगाया। आप मैक्रो पार्ट जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, आप उसको देखिए। जो डॉलर का भाव था आज फिर अपने
12 महीनों के उच्चतम स्तर पे है। तो अब उसके कारण जो मेरी प्राइसिंग बढ़ती है, उसके कारण जो मेरे कच्चे तेल की प्राइसिंग बढ़ती है, उस कच्चे तेल की प्राइसिंग के कारण जो पेट्रोल डीजल के भाव पर जो हम टैक्स ऑलरेडी वसूल रहे हैं, 40 रुपए की कॉस्टिंग पे अगर मैं 100 रुपए सेल कर रहा हूं, 101 102 रुपए सेल कर रहा हूं, आज वो जो क्रूड ऑयल है मेरा वो 65 रुपए प्रति डॉलर है, 65 डॉलर प्रति बैरल है। अगर वो मान लीजिए 70 75 90 होता है तो क्या सरकार उसको कम करने की उसमें है? क्या उनके पास में इतना कहीं से प्रावधान है या प्रोविजन है कि वो अगर 90 डॉलर हो जाता है तो वो इस प्राइसिंग को घटा पाएगी? नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक चीज में हमने देखा कि उन्होंने प्राइसिंग नहीं बढ़ाई, एग्रीड, उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बिल्कुल एग्रीड। बट सर आजकल बजट से टैक्सेस का कोरिलेशन खत्म हो चुका है। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद कोई नया नोटिफिकेशन आता है और हमें पता चल जाता है कि आज प्राइस बढ़ गई है। मैं शास्त्री साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि हो सकता है अगले हफ्ते में ही हमें पता चले कि जो पेट्रोल की प्राइस है वो 100 की जगह 105 हो गई है। रसोई गैस आप खुद देख सकते हैं 880 हो गई है और कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। तो मेरा ये कहना है कि जब आपने प्रावधान किए हैं तो उसके लिए दूसरा जो साइड है रेवेन्यू का, उसको भी तो इक्वल करना पड़ेगा। वो इक्वल कैसे होगा? वो इक्वल होगा सर जो आम आदमी जो टैक्स पे कर रहा है उसके ऊपर और बोझ देकर। इसमें सबसे ज्यादा चाहिए था कि सर जो नॉन सिक्योर्ड आदमी है, जो डेली अपना बिजनेस चलाता है, उसकी सिक्योरिटी क्या? कुछ नहीं। जीएसटी में जो सरकार वैट ले रही है या प्रोफेशनल टैक्स ले रही है या दूसरे टैक्स ले रही है जिससे सरकार की आय हो रही थी, उसको कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे साहब टैक्स से ज्यादा पेनल्टीज लग रही है। एक चीज मैं और बोलना चाह रहा था यहां पर कि सर सबने, आपने देखा होगा कि सबने डिमांड की थी कि कोरोना के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे लोग। रजिस्ट्रीज की कीमत हमारे मध्य प्रदेश में अन्य स्टेट्स के मुकाबले 100% से भी ज्यादा है। क्यों नहीं कम कर रहे हैं? जमीन मकान, स्टैम्प ड्यूटी, किसी भी टाइप की स्टैम्प ड्यूटी जो सरकार का सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प ड्यूटी है। वो स्टैम्प ड्यूटी अगर मैं महाराष्ट्र में कराता हूं तो शायद 3% लगती है, मैं राजस्थान में कराता हूं तो 6% लगती है, मैं मध्य प्रदेश में कराता हूं तो 8.5% लगती है। क्यों? 12.5 हाँ ठीक है, मैं एक अंदाज रेट आपको बता रहा हूं कि 8-8.5% के बाद में उसमें वो सेस और वो सब चीजें लगती है तो वो 12-12.5% हो जाता है। पर हम क्यों उस प्राइस को इतना हाई पे रख रहे हैं? हमने पहले पिछले साल बात करी थी सर, एटीएस की बात करी थी कि एयर टर्बाइन फ्यूल पे हमारे वहां पर टैक्स ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्यों हम बाकी की दूसरी चीजों को दूसरे प्रदेश के मुकाबले हम उसको इक्विलिब्रियम ना करते हुए उनको क्यों सुविधा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे? आप सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की बजाय जनता के ऊपर बोझ बढ़ा रहे हैं। बेटर है कि आप टूरिज्म को दीजिए, लोग ज्यादा आएंगे तो ज्यादा इनकम होगी। उस पर कोई ध्यान नहीं है। जैसा ज्यादा ध्यान जो है, जिस चीज पे ध्यान है वो सिर्फ यही है कि किस तरह से टैक्स लगाया जाए और किस तरह से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाई जाए, जिसका मेन जितना भी जो बोझ है वो एक आम आदमी पे आएगा, जो एक ईमानदार करदाता है उसके ऊपर आएगा। लेकिन मोदी जी यहाँ पे मानना पड़ेगा कि देखिए जैसा लग रहा था कि कोरोना के चलते कि कुछ चीजों में सेस लगा दिया जाएगा, वो कहीं नहीं लगा। सर एक बात मेरे को बताइए, मैं आपकी बात मान गया कि कोरोना के कारण सेस लगाया जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कई बार डिस्कस किया है। आप ये देख सकते हैं कि आज से 8 दिन पुरानी प्राइसिंग मेरे को बताइए क्या थी। कोई चीज 100 रुपए की थी तो आज आते आते वो 110 की हो गई है। तो आप ये मानिए कि जो 100 से 110 का प्राइस हुआ है, ये 10 रुपए ऑलरेडी प्राइस को वो अकाउंट फॉर कर चुके हैं। वो सेस के रूप में या किसी दूसरे तरीके से वो प्राइस हाइक हो चुकी है। आप ट्रांसपोर्टेशन पे देखिए, वो ट्रांसपोर्टर्स डिमांड कर रहे हैं कि यात्री किराया बढ़ाया जाए, तो ये तो एक शुरुआत है। ये सब चीजें जैसे जैसे बढ़ती चली जाएंगी, महंगाई और बढ़ती चली जाएगी। मतलब मेरा ये कहना है कि सिर्फ इसका प्रावधान बजट में नहीं करा है, परंतु उन्होंने अपने पास में ये पावर रखा है कि नोटिफिकेशन के थ्रू किसी की भी प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। तो वो सिर्फ सामने फेस पे दिख नहीं रहा कि वो प्राइस बढ़ा नहीं है, परंतु आप उसको देखेंगे तो दूसरे महीने में वो प्राइस बढ़ा हुआ मिलेगा। वो आज नहीं मिले, 15 दिन बाद मिलेगा, 1 महीने बाद मिलेगा, पर मिलेगा। क्योंकि वो थ्योरी बराबर होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। एक तरफ एक्सपेंसेस कराए तो दूसरी तरफ रेवेन्यू होगा, वो होगा ही होगा और निश्चित तौर पे होगा। अयोध्या जी, आप लंबे समय से 40 सालों से लगभग ये बजट मध्य प्रदेश का जब भी पेश होता रहा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रहा हो या मध्य प्रदेश अकेले रहा हो, आपने इस बजट को पूरा नजदीक से अध्ययन किया है। इस बजट में आपने बाकी बजटों के
मुकाबले क्या अंतर देखा? त्रिपाठी जी, इस बार एक मिनट, कुछ भी देखने को नहीं मिला। अग्निहोत्री जी। और मुझे लगता है कि बड़ी उम्मीद थी जिस समय बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी अपने घर से निकल रहे थे जी, उन्होंने मीडिया से कहा कि इसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है, चाहे कोई भी सेक्शन हो उसके लिए कुछ है, विकास के लिए बहुत कुछ है। तो उस समय जब मैं सुन रहा था तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि लगता है कि पेट्रोल डीजल पर जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कर है तो लगता है कुछ सस्ता करने जा रहे हैं। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और किसी भी सूरत में, क्योंकि कोरोना ने इतना ज्यादा तोड़ दिया है सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था को, तो ये किसी भी प्रकार से पेट्रोल डीजल पे जो मध्य प्रदेश में जो टैक्सेस है उसको कम करने वाले नहीं है और जनता को कोई राहत देने वाले नहीं है। ये उस समय मेरा रिएक्शन था। लेकिन पूरा बजट देखने के बाद, बजट भाषण सुनने के बाद ऐसा लगा कि ये कोविड-19 से संक्रमित बजट है। ना कुछ लिया ना कुछ दिया, ये इनका मूल वाक्य आज के दिन सुनाई पड़ रहा है। लेकिन मैं कहूँगा ये एक यथास्थितिवादी बजट है जिसमें बातें बहुत की गई हैं लेकिन मिला कुछ नहीं। मेरे ख्याल से जो महिला सुरक्षा की बात की गई है, ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत कुछ बात की गई है, ऐसे डिफरेंट जितने भी है उसमें किया गया है। 2,41,000 करोड़ का से ज्यादा का ये बजट है। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें जो प्रावधान किए गए पूंजीगत व्यय जिसको कि डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, कल्याणकारी योजनाओं के लिए यूज किया जाता है, तो 2,41,000 करोड़ में से मात्र 44,000 करोड़ जो है वो कल्याणकारी योजनाओं और विकास के लिए खर्च किए जाएंगे। बाकी सारा जितना प्रोविजन किया गया है वो सब स्थापना व्यय के लिए है, अब सरकार के खर्चों के लिए है, वेतन भत्तों के लिए है। बहुत मतलब केवल 44,000 करोड़ समझिए योजनाओं और विकास के लिए खर्च किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा दिशा इस बजट से नहीं दिखती और सरकार खुद भी बहुत ज्यादा निराश है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो राजकोषीय घाटा की सीमा नियंत्रण अधिनियम जो कानून बना हुआ है उसमें 3% की सीमा है, लेकिन वित्त मंत्री ने खुद अपने बजट भाषण में कहा कि राजकोषीय घाटा की सीमा हमारी 4% होने जा रही है इस बजट में, यानी 3% की सीमा को लांघ करके 4%। और उसमें भी उन्होंने कहा कि जो ऊर्जा के क्षेत्र में जो सुधार जो किए जाएंगे उसमें केंद्र सरकार से आश्वासन मिला है कि उनको 0.05% की और छूट मिल जाएगी, यानी उनको कर्ज लेने में और ज्यादा सुविधा होगी, केंद्र सरकार से और ज्यादा कर्ज लेंगे। और इससे ज्यादा हास्यास्पद बात यह है, त्रिपाठी जी थोड़ा सा मुझे मौका दें, कि राजकोषीय घाटा अधिनियम के संबंध में उन्होंने कहा कि मैं सदन में अलग से वक्तव्य दूंगा। ये क्यों किया उन्होंने? बजट में ही क्यों नहीं समझाया कि ये जो 4% की जो सीमा बढ़ गई है, जो 3 से 4 हो गई है, जो 3% के अंदर रहना चाहिए, उसके लिए अलग से वक्तव्य देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, उसकी क्या क्या राज है? तो उसको तो यही स्पष्ट किया जाना चाहिए था मुझे लगता है। और बहुत ज्यादा लेकिन वक्तव्य दिया नहीं उन्होंने। वक्तव्य अलग से देंगे, वो सदन में देंगे, बाद में देंगे, अभी तो सेशन चल रहा है। तो उन्होंने कहा मैं सदन में अलग से उसके बारे में वक्तव्य दूंगा। तो उनका मतलब यह है कि 0.05% की जो छूट उनको और ज्यादा राजकोषीय घाटे में मिलने वाली है, तो वो कर्ज और ज्यादा केंद्र सरकार से ले सकेंगे। एक और चीज उन्होंने जो कही कि जो जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार से राज्य को मिल रहा है, उसके अगेंस्ट में केंद्र सरकार ने राज्य को यह भरोसा दिलाया है कि 4,500 करोड़ रुपए का लोन वो राज्य सरकार को देंगे। तो ये लोन क्यों कहा? लोन तो होता ही नहीं। जब आपको जीएसटी का जो पैसा मिलना है उसके अगेंस्ट में यदि आपको कोई पैसा दिया जा रहा है तो वो लोन कैसे हो गया? सब्सिडी मानी जा सकती है। लेकिन ये बहुत ही झोल झांसे इसमें है जो नौकरशाहों ने जो बजट तैयार करके दिया। मुझे लगता है वित्त मंत्री ने उस बजट भाषण को बिना अपना माइंड अप्लाई किए हुए उसको एज इट इज पढ़ दिया। और बहुत ज्यादा सरकार ने एक उम्मीद थी कि 15 साल का एक्सपीरियंस शिवराज सिंह चौहान जी को है और ये अभी एक चौथा टेन्योर और मिल गया उनको किस्मत से, तो अपने अनुभव का लाभ वो इस प्रदेश की जनता को देंगे इस बजट के माध्यम से, क्योंकि कोरोना से सबको ही पीड़ित है। तो मुझे लगता है कि कोरोना से ये बजट भी पीड़ित है।
बिल्कुल बिल्कुल अग्निहोत्री जी, हम आपके पास राजवर्धन जी आ रहे हैं। एक बहुत संक्षेप में शास्त्री जानना चाहेंगे, सीमा से बढ़ के 3% सीमा से बढ़ करके आप बता रहे हैं मुझे 4% सीमा तक कर्ज लेने की अनुमति, मैंने जीडीपी होगी संभवतः, मैंने एक लिमिट होगी, क्या ले सकते हैं 3% सीमा जो निर्धारित है उससे ऊपर कर्ज? एक्ट के अगेंस्ट जाके तो कैसे होगा, उसमें भी संशोधन ले आएंगे तो बात अलग है। संशोधन कौन हो, केंद्र सरकार करेगी तो केंद्र सरकार करेगी, वहाँ सब साथी तो है। नहीं तो यहाँ तो ये बोल रहे हैं ना, वित्त मंत्री जी देवड़ा जी ने कहा कि हम 4% तक ले सकते हैं। वो तो उसके लिए एक्सटेंशन मतलब कोरिएंडम ला सकता है सरकार के अनुमति से, बट वो आएगा तो संसद में ही पास होकर, पर वो हो जाएगा विधानसभा में आ सकता है कि संसद में आएगा? राज्यसभा से आएगा सर। अरे नहीं, ये राजकोषीय, सुनिए, राजकोषीय घाटे की सीमा नियंत्रण अधिनियम मध्य प्रदेश सरकार का अधिनियम है, और उसमें उन्होंने वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए राघव जी के समय ये अधिनियम आया था कि 3% जो है वो सीमा से नीचे रखेंगे राजकोषीय घाटा, लेकिन इस बार ये 4% हो गया, और उसमें भी उन्होंने कहा कि जो ऊर्जा सुधार का जो हम काम कर रहे हैं उसकी वजह से हमें इस बात की अनुमति मिली है कि हम 0.05% और बढ़ा सकते हैं राजकोषीय घाटा। बिल्कुल सर, ये बात है सर। जो ये 4% करने वाले हैं वो भी राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके कर सकते हैं, तो 3 की जगह 4% वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की है, और जो उन्होंने प्रावधान दिए हैं उस प्रावधान में राज्यपाल की अनुमति से ये चीज संभव है। राजवर्धन जी, निश्चित तो आपने सभी को सुन लिया, या तो मैं सवाल करूं या सीधे सक्सेना जी का उत्तर दे दे, लेकिन ये बात सही है कि जैसे आपने होम स्टे ग्राम स्टे माने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप गांव में होम स्टे देंगे, अरे गांव में क्या जगह है आपके पास, और आपने बताया कि हम वहां के गांव का जीवन कैसा होता है ये शहर वालों को बताएंगे तो उससे आय बढ़ेगी। ये बड़ी आप खुद समझते हैं किस तरह। आपने कहा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति, आपके पास उतना मेगावाट बिजली पैदा नहीं होती है कि आप गांव में पूरे किसानों को, शहरों को, सबको बराबर बिजली दे देंगे। नल जल कनेक्शन 33 लाख नल कनेक्शन दिए जाएंगे, आपके पास फंड का यहाँ कोई, जैसा हमारे दोनों अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि पार्ट 1 है ये, इसके आगे अब टैक्सेस बढ़ते जाएंगे, यानी सीधे सीधे आप बीपीएल कार्ड धारकों को वोट के लिए मुफ्त में देने वाली सारी सुविधाओं का बोझ सक्सेना ने जिस तरह का पूरे मध्यम वर्गीय जो ईमानदारी से टैक्स देने वाले हैं उनके ऊपर डाल रहे हैं। राजौदा जी, पहली बात तो सक्सेना जी ये कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, अपने कार्यालय बना रहे हैं। तो पहले तो मैं सक्सेना जी को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और ये कार्यकर्ताओं से चंदा लेकर के आजीवन सहयोग निधि के नाम से चंदा लेकर के पैसा इकट्ठा करके तब हम कार्यालय बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संस्कारित है, कहीं भी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकता, और तब हमने मेहनत से कार्यालय, ये कोई वैसा नहीं है कि कोई वैसी पार्टी हो कि जवाहरलाल नेहरू के लड़के बहु प्रधानमंत्री बनेगी फिर उनका लड़का बनेगा। इसमें तो जो कार्यकर्ता बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है, देश के हित में करता है, राष्ट्र के हित में करता है, समाज के हित में करता है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वही कार्यालय बनाता है। दूसरा ये कह रहे थे कि 15 साल से आप क्या कर रहे थे, 15 साल पीछे तो जाके देखो, 15 साल पहले ना तो सड़क थी, ना बिजली थी, ना सिंचाई के साधन थे। इसको तो हम कहते हैं, इस डाइज पे बैठे हुए सभी साक्षी हैं। रोड नाम की चीज नहीं थी, बिजली नहीं थी, कहीं सिंचाई के संसाधन नहीं थे, इसीलिए तो बाहर हो गए वो। अब तो आप हाँ, तो हमने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना रहे थे। इसी प्रकार ये देखते देखते देखेंगे तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा, और निश्चित रूप से बनेगा। अब बजट में ये कह रहे कमर तोड़ दी, बजट में तो इन पे कुछ कहने के लिए है नहीं। डाइज पे बैठे हुए सभी महानुभाव कह रहे हैं कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब इसमें बढ़ाएंगे, ये दूसरा बजट आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। बजट अच्छा आएगा नहीं, ये मतलब चुपचाप उन्होंने कहा कि कर लग जाएगा, पता कहां से लग जाएगा। जब मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष बजट पेश किया उन्होंने, पूरे हमने ये विकास करेंगे और हम कहीं किसी से लेंगे नहीं, ऐसा कोई एक पैसा तो लेने का काम किया नहीं है, घटाने का काम नहीं किया है, तो बढ़ाने का काम नहीं किया है, और आगे आने वाले साल में नहीं बढ़ेगा। हर बिंदु को छुआ है।
बिजली को हुआ है, हाँ, एक्चुअल पर्याप्त नहीं दिया है। आपने एक लोटा पानी डाला है एक उसमें, जबकि एक जो बाल्टी बात पानी पूछ रहे हैं हमारे कि मार्च मध्य प्रदेश 20 से के- लेकर अभी अपन हमारे मध्य फरवरी प्रदेश 21 में के है, मुख्यमंत्री मार्च ने 21 में है, आप जो- बताइए जो कि भी प्राइसिंग कहा पे है कोई आज तक, टैक्स नहीं लगा क्या? जो भी कहा है उसको पूरा किया है। जो आत्मविश्वास है, जो आदमी मध्य प्रदेश को अपना मंदिर मानता है, जनता को भगवान मानता है, वो कहीं ऐसे झूठ साटे बजट थोड़ी पेश करेंगे। जो बजट पेश किया है निश्चित रूप से सर्वहारा के लिए, सभी के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये बजट है। हर बिंदु को पढ़ आपने लीजिए। जो घोषणा की है राजौधा जी, वो पर्याप्त नहीं है राशि। आपने कहा कि मान लीजिए 24,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, इनको इतनी सारे, पंद्रह- वो राशि ही पर्याप्त है। कांग्रेस- तो आप कहीं न कहीं से तो राशि लाएंगे ना। कांग्रेस को 15 महीने का टाइम मिला जी। तो बहुत कुछ कर सकते थे। आपने तो कुछ किया नहीं। जब हमने करना शुरू कर दिया है तो आप कह रहे हो कि 24,000 आप अपने 15 साल कार्यकाल को नहीं देखते, उनके 15 महीने कार्यकाल 15 को साल देखते में हैं। जो हुआ है अच्छा ही अच्छा हुआ है। जी। जो किसान था बेचारा 18% ब्याज का मारा रहता था, उसको 0% ब्याज किया। गांव में सड़कें नहीं थी, मुख्यमंत्री की सड़कें बनवाई, प्रधानमंत्री की सड़कें बनवाई, अस्पताल नहीं थे, सभी बिंदुओं को तो छुआ है। जनता अगर ये नहीं मानती होती तो मध्य प्रदेश में की जनता संतुष्ट नहीं होती भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, तो चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नहीं होते। और मैं ये कह रहा हूं अब कुछ है नहीं बजट में। अभी पूरी तरह से अध्ययन ये भी करेंगे, बजट में बोलेंगे, देखो विद्वान तो है ही, लेकिन बजट में इनको बोलने के लिए आप विधानसभा में देखेंगे कुछ ऐसा नहीं है कि कटौती प्रस्ताव में ये कहेंगे। केवल आलोचना करना इनका काम है और ये करना है लंबे समय तक तो ये कर सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा आंकड़ों में कहीं भी ये नहीं आरोप लगा सकते कि जहां इनकी बदयान आरोप यही लगाएंगे कि आपने कहा 2441 नवीन सड़कें बनाएंगे। नवीन सड़कें बनाने के लिए आप भी जानते हैं 2441 एक सड़क बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। 2441 नवीन सड़कें बनाएंगे, पैसा कहां से लाएंगे? बनाएंगे, बनेंगे, अब देखेंगे कि पैसा अब तक कहां से पैसा लाए। अब तक ये विकास किया है, आप देखेंगे। ईमानदार करदाता के पास से आया है साहब पैसा। हाँ, कोई मैं एक ईमानदार करदाता तो करदाता कह नहीं हूँ और मैंने बकायदा टैक्स नहीं, पे किया है। आप करदाता तो बताइए कह मेरे रही लिए है, मूलभूत करदाता सुविधा तो के कह नाम नहीं पर रही। क्या है? कांग्रेस कह रही है मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ साहब, मैं एक आम आदमी हूँ मध्य प्रदेश का। मैं मध्य प्रदेश का एक कॉमन इंसान हूँ जो बकायदा टैक्स पे करता हूँ और बिल्कुल आज इतने सालों से पे करता आ रहा हूँ। मेरे लिए मूलभूत किसी सुविधा भी क्या है? बुद्धिजीवी की प्रतिक्रिया बजट के खिलाफ नहीं आई, मीडिया की कोई प्रतिक्रिया खास विरोध में नहीं आई। अब कुछ है नहीं। मीडिया प्रतिक्रिया थोड़ी देता है, मीडिया नहीं आप देखता प्रतिक्रिया लेता है। वो भी तो देखता है मीडिया का। पूरा तो आप ही देखते हो, ये क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सब आप ही तो देखते हो। इसीलिए तो सवाल पूछ रहे हैं कि ये इतना सा आपने कहा 1,27,000 हेक्टेयर की नई सिंचाई परियोजना शुरू की जाएगी। अब हेक्टेयर नहीं, इसके लिए पैसा भी तो आएगा। पैसा जैसा उन्होंने बताया अग्निहोत्री जी ने, देखिए आप वाणी साहब जी ये गलतफहमी के शिकार है। इनने भी थोड़ा भी इनको कम से कम मैंने- इतना मैं- सुनिए तो मैं- आप सुनिए तो पढ़ना, पैरा मैं पढ़ लूंगा। पैरा 16 साफ कह रहा है कि जो सड़कें बनेगी बीओटी में बनेगी, मतलब आपको टोल टैक्स रस्ते टोल टैक्स देना पड़ेगा, जी। गुंडागर्दी का शिकार होना पड़ेगा। जी 70,000 किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश की, 2400 किलोमीटर सड़कें बनाने की बात कर रहे हो, वही बीओटी से। जी मतलब इस प्रदेश में सब कुछ कर्ज लेके ही होना है, सब कुछ बीओटी से होना है। आम जनता यहाँ जीएसटी भी देगी, अलग से पेट्रोल डीजल भी देगी, महंगा गैस भी खरीदेगी, रस्ते टोल टैक्स देगी। एक समय था जब आदमी लाइफ टाइम टैक्स देता था तो ये कहा जाता था साहब ये लाइफ टाइम टैक्स से आपको सड़कों में चलने के लिए अच्छी सड़कें मिलेगी। तो सरकार प्रचार प्रसार के लिए लाखों रुपए रोज खर्च करेगी, लेकिन जनता के लिए कुछ एक और बहुत गंभीर बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आत्मनिर्भर देश जब बनेगा, प्रदेश जब बनेगा, जब हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश की युवा उद्यमी मुख्यमंत्री योजना है, 188 करोड़ रुपए सब्सिडी का 80,000 युवाओं का इस मध्य प्रदेश सरकार ने उनके खाते में नहीं डाला। वो सब डिफॉल्टर होने की स्थिति में है और उसके साथ साथ उन लोगों को सुसाइड करने की हालात है। अभी तक किसान आत्महत्या करते थे, अब प्रदेश का युवा जो है वो आत्महत्या के लिए तरह रास्ते में जा रहा है। इसका दोषी कौन है? अगर युवा खड़ा नहीं होगा, आप कहते साहब नौकरी नहीं दे सकते, हम आपको उद्योग लगा के दे रहे हैं, और उद्योग के नाम से सब्सिडी आपने दबा के बैठ गए। एक तरफ कृषकों को आप कह रहे हो हम किसान बीमा योजना का लाभ देंगे। तो मैं ये कह चाह मैं एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाती, मैंने तो आपके पीछे बिल्कुल नहीं बोला। 188 करोड़ रुपए युवाओं का आपने रोक दिया, ये किस मानसिकता से रोक दिया? युवाओं को रोजगार के लिए आपने मध्य प्रदेश में 33 लाख लोग लाइन में लगे,
कौशल विकास के पद खाली पड़े, पुलिस के पद खाली पड़े, शिक्षकों के पद खाली पड़े, सामान्य प्रशासन के पद खाली पड़े। आउटसोर्सिंग से पूरा मध्य प्रदेश चल रहा है। आउटसोर्सिंग के अलावा जो आउटसोर्सेस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो युवा बेरोजगार को 10,000 रुपए सरकार से वसूलते हैं। श्रमिक अधिनियम के तहत 12-15 हजार और 4,000 रुपए कंप्यूटर ऑपरेटर को देते हैं पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं की। ये व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहता हूं, बड़ी तकलीफ का सामना हम लोग के पास भी लोग शिकायत लेके आते हैं, सब आउटसोर्सिंग में हम लोग का पूरा हमारा गला दबा के काम लेते हैं और पैसा नहीं देते। एक और मैं बात करना चाहता हूं, माननीय हमारे कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े ईमानदार भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कार्यालय बना लिए, इनकी जब केंद्र में सरकार नहीं थी, प्रदेश में सरकार नहीं, तब ये कार्यालय क्यों नहीं बने? क्या उस समय कार्यकर्ता के पास ईमानदारी का पैसा नहीं था? उसने मेरी बात सुन लीजिए ना, आपकी बात तो पूरे सम्मान के साथ सुनी। आखिर ये कार्यालय पिछले 5 साल में कैसे बन गए? इसके पहले जब इनकी केंद्र में सरकारें नहीं होती थी, प्रदेश में सरकारें नहीं होती, तब क्या इनका कार्यकर्ता ईमानदार नहीं था? उस समय उनके पास इतना पैसा नहीं था? क्योंकि पिछले 5-10 सालों में सरकारें इनकी आई, ये कितना भी कह लें कि कार्यकर्ताओं के दम पे बिल्डिंगें 5 स्टार बन गई, कभी ऐसा होता तो आज से 20 साल पहले बना लिए होते, तब भी तो आपके कार्यकर्ता थे। क्या 10 जो आपने मोबाइल पे कॉल कर करके जो कार्यकर्ता बना लिए वो सब क्या बिल्कुल ईमानदारी कार्यकर्ता है? जिसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, एक मोबाइल कॉल करो कार्यकर्ता बन जाओ, फिर धंधे करो 2 नंबर के। तो मेरा आपसे कहना, इस तरह की बातों से अंत नहीं होने वाला। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश को अगर आगे ले जाना है तो नए संसाधन ढूंढने पड़ेंगे, जैसा शास्त्री जी ने कहा और अभी आप दोनों की मैंने बात सुनी। आखिर आप लोग, जैसे मोदी साहब बता रहे, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में खेलों से भी पैसा कमाया जा सकता है। आप देखिए पश्चिम बंगाल है, देश में कई जगह आप देखिए ऐसे बड़े बड़े स्टेडियम बनाए जाते हैं जहां पे बड़े बड़े फुटबॉल मैच होते हैं। पर्यटन के बड़े बड़े स्थान जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व स्तरीय धरोहर जो हमारे पास है, उनको अगर आप डेवलप करते, वहां पे आप ऐसा सेक्टर बनाते, कान्हा बांधवगढ़ पेच जो अपना त्रिकोण है, अगर आप यहाँ कॉरिडोर बना दे और व्यक्ति को विदेश से लाए और उसको 1 हफ्ते का आप यहाँ पे रोकने की व्यवस्था करें प्रॉपर, उससे हम कमाई करें। कई देश विश्व के ऐसे हैं, जो इंडोनेशिया को आप ले लें, सिंगापुर को ले लें आप, ये तो पूरे के पूरे पर्यटन के बल पे चलते हैं। क्या हम आत्मनिर्भर सिर्फ बातों से बना देंगे? इस योजना में आपका जो ये बजट है पर्यटन को बढ़ाने के लिए, आप बताइए ऐसा कौन सा काम है? पूरा पर्यटन से चल, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, विश्व के कई देश तो सिर्फ पर्यटन के नाम पे ही पूरी राष्ट्रीय उनका देश की अर्थव्यवस्था उसी के आधार पे है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है, अगर हम आलोचना ही करते रहेंगे तो हम योजना कब बनाएंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस बजट में मैं चाहता हूं अगला पुनरीक्षित कोई बजट आए ना, तो कम से कम आत्मनिर्भर के लिए हम कितने नए संसाधन कमाई के ढूंढ रहे हैं, मैं चाहूंगा मगर हम आपकी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक, मैं तो अपने बजट भाषण में कहूंगा। और आप जैसा कह रहे थे, मैंने कटौती प्रस्ताव भी लगाए हैं, मैं चाहूंगा कि उनसे पूछूंगा कि माननीय हम सबका सहयोग ले लो, लेकिन इस मध्य प्रदेश को अपने पांव पे खड़े करने लायक बना लो, क्योंकि जिस भरोसे में आप केंद्र के हो वो तो आपका गला दबा के आप ही का जीएसटी देना नहीं चाहता और उस पर लोन कन्वर्ट करना चाहता है। तो कम से कम इस मध्य प्रदेश के लोगों पर भरोसा करो। अगर हम सब मिलजुल के, कांग्रेस हो भाजपा हो, सभी विधायक मिलजुल के अगर सुझाव दें कि हर जिले में नया पर्यटन स्थल डेवलप किया जाए, उनके इंटरनल कॉरिडोर बनाए जाए, उनकी योजना इतनी खूबसूरत बनाई जाए कि विश्व का आदमी आगे कहे कि हम सब मध्य प्रदेश में घूमना चाहते हैं आपके, तो मुझे लगता है एक बेहतर प्रयास होगा। खेलों को उत्साह करने की जरूरत है, खेलों का बजट कम हो रहा है। मैं इसी के साथ साथ कहना चाहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह आप निजीकरण ला रहे हो। प्रदेश की जो राष्ट्र की जो हमारे सब विश्वविद्यालय धीरे धीरे बंद संक्षेप में समय समाप्त हो रहा है। राजोधा जी से भी मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो बजट है ये आंकड़ों की बाजीगरी, जैसा माननीय कमलनाथ जी ने कहा, दिशाहीन है। चौराहे पे ठिठका हुई सरकार जो होती ना, उसको ये नहीं पता होता किस रास्ते से हमको आगे बढ़ना है, लेकिन हर रास्ता आगे जाके एक नया रास्ता खोलता है। इस उम्मीद के साथ मैं तो अभी भी ये नहीं कहता, मैं किसी की आलोचना करने के बजाय ये विश्वास करना चाहता हूं कि कहीं ना कोई रास्ते ढूंढना चाहिए। अगर उन्होंने सब विधायकों से 230 से पूछा होता कि आप मध्य प्रदेश की सरकार को बताएं कि आप कैसे संसाधन जुटा सकते हैं मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्या एक पत्र माननीय राजोधा साहब आपको लिखा? कोई सुनवाई नहीं है इस प्रदेश में और देश में। अपनी मन की बात सुनाते हैं, आपकी मन की नहीं सुनते, ये इस देश का दुर्भाग्य है। जी विनय जी। राजोधा जी आप बोल रहे थे, कुछ उत्तर दे रहे थे उनकी बातों। नहीं, मैं ये कह रहा था कि 5 साल में बन गए। देखो, मैं सक्सेना जी को बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में एक आजीवन सहयोग निधि पार्टी की एक आमदनी है। मैं आज आजीवन सहयोग प्रभारी हूँ। 51 लाख रुपए मुझे देने हैं कार्यालय को, और उनसे कार्यकर्ताओं से इकट्ठे करके देना है। तो एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरा है, तब कार्यालय बने। और उन्होंने सवाल दूसरा खड़ा कर दिया, जब सरकार आपकी नहीं थी तो क्यों नहीं बन गए थे? हाँ, हमारा मध्य प्रदेश में, हमारे केंद्र में सरकार कहाँ थी? अरे 14 मध्य प्रदेश में कार्यालय बना था तब। 2014 के बाद देश में
नहीं, देश में सबसे अच्छा कार्यालय हिंदुस्तान का सबसे महंगा कार्यालय आपका केंद्र का बना, भाजपा का। इतने करोड़ रुपए आए कहाँ से? हर कार्यकर्ताओं से। वही बस वही प्रश्न आपके ऊपर छोड़, कार्यकर्ताओं से पहले कहाँ थे कार्यकर्ता ईमानदार आप? चलिए, पर्यटन को बढ़ावा देने से बहुत कुछ देखिए राजवर्धन जी, इसमें कोई बुरा नहीं, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, मोदी जी लोग अच्छे से बता सकते हैं कि जैसा उन्होंने कहा कि 2,43,000 करोड़ में मात्र 42-43,000 करोड़ डेवलपमेंट के लिए है, बाकी सब एस्टेब्लिशमेंट में खर्च है। एस्टेब्लिशमेंट मोदी जी निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि 50 या 52% एस्टेब्लिशमेंट में खर्च होता हुआ कि यूनिक माना जाता है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में मुझे लगता है इसमें 65 से 66-68% एस्टेब्लिशमेंट में खर्च हो रहा है, 70 से ऊपर हो गया। तो राजवर्धन जी, अगर इसको आप कंट्रोल करें, सरकार 40,000 में से 44,000 करोड़ 20% हुआ था, अब तो 80% हो गया जी। तो अब ऐसे में आप एस्टेब्लिशमेंट में खर्च कटौती करवाइए। एक एक बंगले में 10-10 गाड़ी खड़ी होती है, लंबा लंबा काफिला चलता है, सरकार के पैसे से चलता है। हम नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम अधिकारियों की बात कर रहे हैं। सब उसमें कटौती हो तो आपका एस्टेब्लिशमेंट खर्च। आप पर्यटन को बढ़ावा दीजिए, जैसे मैंने कहा कि अगर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज यहाँ नेशनल गेम्स होने लगे तो उसमें आपको टिकट के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से एक्साइज ड्यूटी लगेगी, उसके माध्यम से पैसा आ सकता है। इस तरफ न जाकर के अगर हम आंकड़ों की बाजीगरी करेंगे तो इसी तरह मध्यम वर्ग पर कर्ज का बोझ बढ़ता जाएगा। राजवर्धन जी, देखो, ये तो सलाह, अब विधानसभा लंबे समय चलेगी, विपक्ष तो कहीं बैठते ही नहीं सदन में, वो प्रश्नकाल हुआ सो ये चले जाते हैं। अच्छी सलाह दीजिए। वास्तव में मेरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, 1 मिनट कभी एक भी अनुपस्थिति नहीं है। और सुनिए, सुबह से शाम तक बैठता हूँ, तो आप ऐसा मत कहिए। पवित्र माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए कि लिखित में सलाह ले लें पूरे विधायकों से, 230 सलाह दीजिए और बढ़िया आपके साथ, और प्रदेश के पत्रकारों से, अर्थशास्त्रियों से भी सलाह ले लें। प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बने, इसमें आप भी भागीदार बने। हमारे नहीं शास्त्री साहब, भाई साहब 1 सेकंड आपको रोकूंगा। एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से सबके। इस प्रदेश में बजट आने के पहले की सरकारें करती थी कि बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, इन लोगों से सलाह, बातचीत का मशवरा होता था। मध्य प्रदेश में ये प्रथा खत्म कर देगी। पहले अर्जुन सिंह जी के समय पे ये सब प्रथाएं चलती थी, दिग्विजय सिंह जी ने भी इस पे काम किया। लेकिन आज की तारीख में सरकारों को ये लगता है कि बहुमत हमारे पास है, हमको किसी सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से, आप सीनियर भी हैं और आपकी मुख्यमंत्री से रोज बात होती होगी। मैं तो मुख्यमंत्री को पत्र लिख दो, उन पे डाल दो ऑनलाइन, तो भी जवाब नहीं आता किसी का। 230 विधायकों सलाह ले लें, अर्थशास्त्रियों सलाह लें। हम तो कहते हैं कि आगे से परंपरा बन जाए, और उसमें तो बहुत अच्छे जो सुझाव आते हैं। अगर प्रदेश का एक छोटा सा बच्चा भी कभी कभी बड़े से अच्छा सलाह दे देता है, तो अगर उसके मुंह की निकली सरस्वती माँ अगर विराजित हो जाए उससे, तो उससे हम कुछ प्रदेश का भला कर पाएंगे। आलोचनाओं से ही भला नहीं होना और घोषणाओं से ही भला नहीं होना। मेरा समय सवाल था अग्निहोत्री जी, पहले हम लोग बजट कवर करते थे तो उसमें एक गोला भी बना रहता था, पैसा आएगा कहाँ से रुपए और जाएगा कैसे। अब वो भी समाप्त हो गया, लगता है वो भी प्रथा समाप्त हो रही है। जी हाँ, वो भी बिल्कुल खत्म हो गया। और जो डिटेल बजट दिया जाता था त्रिपाठी जी पहले जी, जो मीडिया के पास एनालिसिस के लिए, वो भी अब बंद हो गया। अब ऑनलाइन केवल बजट भाषण दे दिया, उसके अलावा कुछ नहीं देते। त्रिपाठी जी, एक बात और कहना चाहता हूँ संक्षेप में, बहुत संक्षिप्त में, कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी बड़ी बात हो रही है। ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की ओर ये कदम है, लेकिन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश उस दिन बनेगा त्रिपाठी जी, जिस दिन मध्य प्रदेश केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की कोई मदद, कोई कर्ज, कोई पैसा लेना बंद कर देगा और अपने दम पर राज्य चलेगा, तब बोलेंगे हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है। ये तो केवल जुमलेबाजी और नारेबाजी वाली बात है। अग्निहोत्री जी, कभी ये हुआ है आज तक कि जो नारा दिया गया है वो सफल हो? मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1971-72 से बात कर रहा हूँ। इंदिरा जी की गरीबी हटाओ से लेकर के अच्छे दिन आए तक की बात कर रहा हूँ। कुछ हुआ क्या? गरीबी हटी, अच्छे दिन आए क्या? ये तो अब एक नया नारा आ गया है। चलिए, राजनीति में सब चलता है। चलिए, हमारा प्रोग्राम, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद राजवर्धन जी आपका, सक्सेना जी आपका, मोदी जी आपका, सुमित जी आपका और अग्निहोत्री जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो शिवराज सरकार ने जो बजट पेश किया उसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। हालांकि कोरोना और आर्थिक संकट के चलते ऐसा होना ही था, लेकिन नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट में जो नई घोषणाएं की गई हैं, सवाल उसे लेकर उठ रहे हैं। कहा जा रहा है आखिर नई घोषणाओं पर अमल करने
के लिए पैसा कहां से आएगा, इसे लेकर कोई कार्य योजना क्यों नहीं बनाई गई। इतना ही नहीं, विपक्ष का तो ये आरोप है कि सरकार ने अभी भले ही कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, लेकिन जल्द ही टैक्स का बोझ जनता पर पड़ेगा, क्योंकि बजट में कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की बात भी कही गई है। खैर, इस बजट के बाद शिवराज सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए कैसी व्यवस्थाएं करेगी, देखना हम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।